नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मॉनसून के शुरुआती दौर में ही बारिश ने प्रदेश में बहुत नुकसान किया है। सड़कों से लेकर पुल तक सब पर बारिश आफत बनकर बरसी। हाल ही का सबसे बड़ा उदाहरण है कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल, जो एक ही बारिश में धराशायी हो गया। बारिश तो एक बहाना था, इसकी असल वजह तो नदी पर हो रहा अवैध खनन था। ये मुद्दा इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ की विधायक खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण हैं। उन्होंने न सिर्फ आपदा सचिव को फोन कर फटकार लगाई, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की विजिलेंस जांच की मांग की। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक पुल की विजिलेंस जांच कराकर क्या होगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस प्रदेश में कई ऐसे पुल हैं जो खतरे की जद में हैं, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। With solutions, with immediate solutions. So whatever it is, Mr. Sinha, I am very disappointed because एक साल से मैं इस पर लगी हुई थी. It is not that we were not telling you or my EE was not telling you. We were all informing you. रम्मत में है, लेकिन हमने आपदा में भी आपको कहा था ना भाई, आपदा में भी तो कहा था। रिवर ट्रेनिंग के लिए पैसा मांगा। WD सेक्रेटरी से लेकर सबको चिट्ठियां गई हैं। Now it is your issue. You saw whose blame, whose game. I don't care. मुझे I want the now it is done and dusted. It is done now. We cannot. देखिए, ऐसा है, मालन पुल गिरा है। इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में है। इस समय परेशानी है कोटद्वार को, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। मैं अब लगी हुई हूं कि किस तरह से जहां भी कोटद्वार में दिक्कत आई है, किस तरह से वहां सुविधा की जाए, ठीक ठाक किया जाए, और लोगों का जो परेशानी कठिनाई हो रही है, जिससे मुझे बहुत दुख है, उसको कैसे ठीक किया जाए। भाई देखिए, जवाबदेही जब शुरू होंगी, देखा जाएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उस पर देखा जाएगा। अभी ये जवाबदेही होगी नहीं होगी, पहले मैं ये तो करूं कि आवाजाही शुरू करें, पुल को किस तरह से ठीक किया जाए, लोगों को किस तरह से आने जाने में सुविधा हो, उस पर मैं कार्य करूं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा लगता है सिस्टम को सड़ांध लग गई। पब्लिक भी जनप्रतिनिधि चुनते समय ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि तो आता है, चुन के चला जाता है, लेकिन जो अधिकारी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कोटद्वार की जनता कह रही है अवैध खनन इसका मुख्य कारण है, जिसने उस पुल के पिलरों की नींव को खोखला कर दिया और एक पिलर ध्वस्त हो गया। अब खनन कौन कर रहा है? खनन कौन करवा रहा है? जो खनन कर रहा था उससे भी ज़्यादा दोषी है जो अधिकारी आंख मूंदे बैठे थे, खनन विभाग के हों, PWD के हों, या सिंचाई विभाग के हों, या जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है उस पुल को मेंटेन करने की, उसका रखरखाव करने की। एक सिरे से जो दोषी है, इतनी सख्त सजा उसको मिले कि बाकी इंजीनियर अधिकारी जो हैं आगे 50 साल तक ध्यान रखें। इसलिए सख्त सजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी किए हैं, लेकिन दोषी पाए जाने वाला कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी विभाग का हो, सीधे टर्मिनेशन। ये अदूरदस्ता है, लापरवाही है, और मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत ज़बरदस्त ढंग से हम इसको लापरवाही कह सकते हैं। पहले तो खनन कर दिया गया, चंद रुपयों की खातिर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। अब इस पुल को, जो कि अभी आपने देखा होगा, शुक्रों का पुल कुछ दिन पहले कई महीनों तक बंद था, सिर्फ वो जो है उसमें दरारें आई थी, वो भी खतरे की जद में है। ये तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया, और इस ढंग से मैं समझता हूँ कि पूरा लछमपुर जो क्षेत्र पड़ता है, न्याय पंचायत पड़ती है, इससे प्रभावित होगी। यही नहीं, यहाँ से हरिद्वार का रास्ता भी मुख्य मार्ग है, ये उस पर भी बाधित होगा, और यहाँ पर आवागमन जो है बाधित होते हुए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो भी काम करे, जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से काम करना चाहिए, और नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसके दुष्प्रभाव न हो।
और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जांच से सेफ्टी मापी जाएगी, क्या जांच से सेफ्टी होगी इन पुलों की, और किस तरीके से यहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं, और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, फिर वहीं घूम फिर के सवाल उठता है अधिकारियों पर, और इस बार सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आपके खुद विधानसभा अध्यक्षा कह रहे हैं, आपके खुद प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं। शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानूंगी। दिव्या दर्शनी जी, आपका धन्यवाद, HNN का भी धन्यवाद इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। दिव्या दर्शनी जी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि भाई हमारे विधायक मंत्री कहाँ हैं आपदा के क्षेत्र में, और किस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से इस समय दिख नहीं रहे हैं। आप ही अब आज डिबेट करा रहे हैं, या तो आप उस समय गलत थे या आज गलत है। बाकी विषय रहा कि जिस प्रकार से एक कोटद्वार में एक पुल धराशायी हुआ, ये इससे स्पष्ट हो गया कि भाई कांग्रेस के कालखंड में किस प्रकार से एक बड़ी राशि पर पुल बनाया गया, जिसकी उम्र 60-70 साल होनी चाहिए थी, वो 10 साल भी नहीं चल पाया। तो और बाकी बात रही जिस प्रकार से आदरणीय जो अध्यक्षा है, उन्होंने किस प्रकार से बिना किसी के दबाव में आके अधिकारियों को जिस प्रकार से उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले भी संपर्क किया होगा और अब भी उन्होंने बिना किसी के, और ये नहीं कि बंद कमरे के अंदर उन्होंने ये बात कही है। आज हम डिबेट भी कर रहे हैं तो उनकी जो फुटेज है, जो आपने दिखाई भी है कि भाई किस प्रकार से वो अधिकारियों को बिना किसी के दबाव में आके उनको सीधा डायरेक्टली कह रही है कि अगर आपके बीच में किसी प्रकार का व्यवधान है तो हमारे ऊपर उस प्रकार से नहीं चलेगा, जनता के हित में आपको काम करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी खासकर इसका संज्ञान लिया है। और दिव्या दर्शनी जी, अब मैं भी कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव में आके ये काम नहीं करती है। ये आती है किसी के दबाव में या प्रभाव में तो जनता के आती है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई है। लोकतंत्र की व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत करना है, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। और जिस प्रकार से इस बरसात के सीजन में खासकर कि उत्तराखंड को भी बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे जो लगता हुआ राज्य है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, हिमाचल को। मगर हमारे जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, और हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी आए थे, उन्होंने भी जिस प्रकार से कहा कि सबको किस प्रकार से इस में कैसे सेवा का कार्य करना है और अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से जुटे रहना है, तो उस प्रकार से काम कर रहे हैं लगातार। और सुकून भी है कि आज प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी काम कर रहे हैं। जो एक होना चाहिए कि भाई एक सेवा भाव होना चाहिए, वो सेवा भाव से लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा मैं एक बात और चर्चा में आऊंगी, पहले सबके वक्तव्य ले लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? फिर वही 10 साल पुराना पुल कांग्रेस के समय पर बना था, अब धराशायी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है मैडम। पुल कांग्रेस के टाइम क्या बना है, लेकिन अभी शायद आप लोग पूरी फुटेज देखना भूल गए, जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि इसका सबसे बड़ा कारण खनन है। आप जब खनन करते जाएंगे उसके अंदर से, तो क्या पुल क्या कुछ भी बनाओ, अगर आप उसकी जड़ खोदने लग जाएंगे तो टूटेगा ही। आपने सबसे बड़ा कारण, जब ये हमारे जो ऋतु खंडूरी जी हैं, 1 साल से अधिकारियों को बोल रही है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सुधारो, ये टूटने वाला है। आप उस जगह पे खनन करने में लगे हैं। आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आज आपसे दिखावा करने के लिए खुद ही आप बोलते हैं कि आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं अभी बोलती हूँ अधिकारी को और आप उस वीडियो को वायरल कर दें। खुद ही अपनी वीडियो बना रहे हैं, खुद ही वायरल कर रहे हैं। आज भी दिखावा करने का काम कर रहे हैं आपदा के समय में, कि जनता आपको कुछ ना कहे। देखो किस तरह ऋतु खंडूरी जी पहुंची और कैसे इन्होंने अधिकारियों को बोला। तो क्या आप एक स्पीकर होके, आप सिंपल विधायक भी नहीं है, आप एक स्पीकर हैं, आपकी कोई अधिकारी सुनते नहीं है? और आज आप मुख्यमंत्री से मिले इसको लेके कि मुख्यमंत्री जी देखो इस कार्य को देखो कैसे होगा, क्या आपकी कोई नहीं सुन रहा है आपके डिपार्टमेंट में? तो किस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग, और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसका कारण खनन है, ये खुद मान चुके हैं। अभी आपने दोनों बाइटों में, ऋतु खंडूरी जी की बाइट में भी दिखाया और दूसरी बाइट में भी दिखाया कि इसका सबसे बड़ा कारण खनन है। और ये खनन माफियाओं की सरकार है, ये खनन माफियाओं के इशारे पे काम करती है। ये हमेशा से हम बोलते आए हैं और आज भी इसी बात को बोल रहे हैं, इनके खनन की वजह से पुल टूटा है। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगे। देखिए दिव्या जी, ये जो पुल टूटने की घटना हुई है और उस पे जो रिएक्शन आया है हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्षा का, तो ये तो होना ही था। मुझे 2000 अभी इससे पिछले वाले इलेक्शन का कोई एक वीडियो जो था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने उसमें बोला था कि मैंने किसी की चोरी नहीं रोकी, कोई करता होगा, मैंने किसी का नुकसान नहीं करा। यही है उसका रिजल्ट। दूसरा,
जब इस इलेक्शन से ठीक पहले 2022 के इलेक्शन के ठीक पहले मुख्यमंत्री के पीएस के लेटर उस पे 2 ट्रक जो अवैध खनन में फंसे थे, 2 डंपरों को बचाने के लिए जब हमारी सरकार उसके लिए मुख्यमंत्री का कार्यालय उसके लिए काम करेगा तो निश्चित तौर पे ये हमें देखने को मिलेंगी। और ये पहला पुल नहीं है, अगर मैं बताऊं तो 2022 के इलेक्शन से ठीक आसपास आपका ये ऋषिकेश जो बाईपास है वहां का पुल टूटा था, या हरिद्वार जो देहरादून हरिद्वार कनेक्टिविटी में उसमें आपका NH धंस गया था। इस तरीके की घटनाएं इसीलिए हो रही हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की जो ये इसमें मूल मुद्दा आया है वो आया है खनन। और खनन को जिस तरीके से सरकार ने प्रोत्साहित करा और खनन माफियाओं को जिस तरीके से सरकार ने जो है उनकी बैकिंग करी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने प्रयास कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री कार्यालय इसमें इंडल्ज हो कि वो खनन के डंपरों को छुड़ाने के लिए इतना छोटा काम मुख्यमंत्री कार्यालय से हो, तो ये निश्चित तौर पे। और दूसरी बात, जहां तक माननीय विधानसभा अध्यक्षा की हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत प्रोगेटिव्स होते हैं इन पैरेलल टू सीएम, एक तरीके से वो देखी जाती हैं, क्योंकि उनके पास विशेषाधिकार का नोटिस वो प्रदेश के किसी भी अधिकारी को कभी भी दे सकती हैं और उसके अंदर वो उनकी हाजिरी जो है विधानसभा के अंदर लगवा सकती हैं। जब इतना बड़ा पद, इतना बड़ा ओहदा और इतनी ताकत उनके पास है, उसके बाद भी अगर वो सामने लाचारी दिखा रही हैं कि मैंने अधिकारियों को 1 साल से बोला और 1 साल से इस पे काम नहीं हुआ, तो ये दर्शाता है कि इस प्रदेश में नेताओं से ज्यादा अफसरशाही और जो ये ISPCS लॉबी हैं, ये किस तरीके से हैवी हैं इस प्रदेश के अंदर। इससे शक होता है कि ये प्रदेश चला कौन रहा है, हमारे राजनेता चला रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि चला रहे हैं, ये यहाँ की अफसरशाही चला रही है। अगर ये आम विधायक होता, विपक्ष का विधायक अगर ये बात बोलता तो भी समझ में आती थी। सत्ता पक्ष का विधायक और उसके ऊपर आपका विधानसभा अध्यक्ष, जिसके पास असीमित पावर है उस सदन के अंदर और उसमें प्रोगेटिव्स हैं, इट कैन बी कंपेयर टू पैरेलल टू सीएम, उसकी बात अगर नहीं सुन रहा है तो ये मंत्री और विधायकों और उसकी बातें क्या सुनते होंगे ये जो यहाँ की नौकरशाही है। ये सबसे बड़ा फेलियर है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, इस सरकार का, कि अफसरशाही इतनी वो है कि रितु खंडूरी के उन्होंने आदेश को नहीं माना, वो भी 1 साल तक। और आपदा में भी वो उनके बाइट में आप सुनोगे कि मैंने आपदा वाले को भी बोला है, मैंने आपदा के अंदर भी आपको बोला है। फिर भी अगर आपदा के इतना, मतलब हिमाचल का इतना बड़ा उदाहरण है, और हिमाचल छोड़ो 2013 का हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है, उसके बावजूद अगर वो विधानसभा अध्यक्ष ही नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोचने की मजबूरी है कि ये प्रदेश चला कौन रहा है। क्या भाजपा इस प्रदेश को चला रही है या अफसरशाही इस प्रदेश को चला रहे हैं? और होगा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय इस काम के लिए होगा कि वो खनन के डंपर छुड़वाए, अगर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा जो अपनी चुनावी सभा में बोलता है मैंने किसी का बुरा नहीं करा, मैंने किसी की चोरी नहीं रोकी, जो करता होगा, जो कमाता होगा, तो उसके परिणाम प्रदेश को ऐसे ही देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, सर आपका वक्तव्य जानना चाहूंगे, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? क्योंकि अभी सत्यवीर जी ने कहा आप देख तो रहे मंत्री विधायक हैं तो अपने क्षेत्र में, लेकिन क्या ये काफी है? ये तो और ही बात है ना, ये तो देखिए सारा सिस्टम जो उत्तराखंड का है वो लगभग चरमरा चुका है। आप ये समझे, आप कितने राज्य बन के 23 साल हुए हैं और 30 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं, इसी तरह टूट चुके हैं। जिस मालन नदी की अभी बात हो रही है, उसके पिछले साल भी तो टूटा था। उसके बाद अब जब से ये असम नदी पर जो था ये टूटा, उसके बाद थोड़ा सरकार, उत्तराखंड की सरकार थोड़ा अलर्ट हुई कि भाई क्या करना चाहिए। उसके बाद पुलों का सेफ्टी ऑडिट शुरू हुआ। उसके बाद वैसे तो होता भी नहीं था, वो जब हुआ पिछले इसी ये मालन नदी के पुल के बारे में आप कुछ एक्सपर्ट थे और ये सिंचाई विभाग के, उन्होंने एक DPR तैयार की और उसको अप्रूव कराया BHU के IIT BHU से, और वो गया शासन में मार्च में, और मार्च में रणजीत सिन्हा ने उसको डिसअप्रूव कर दिया इस पुल के लिए कि नहीं हमारे पास बजट नहीं है। ये वही रणजीत सिन्हा है जिनके पास ये जिम्मेदारी है, यही जोशीमठ के बाद कंट्रोवर्सी में रहे हैं, अभी भी यही झेल रहे हैं कि कोई इनका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये IAS है। उत्तराखंड में न नेताओं का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, न ही IAS PCS IPS इनका कोई बिगाड़ सकता है। तो ये जो चीज यहाँ के जो कोटद्वार के नजदीक
6 पुलों का ऑडिट हुआ था। उनके बारे में हुआ था कि कैसे इनको ठीक किया जाए। वहां कुएं बनने थे, लेकिन नहीं किया। रणजीत सिन्हा ने उसको पास नहीं किया और नहीं उसके लिए बजट मिला। अब सुनिए क्या हो रहा कि अभी डिबेट में भी बात आ रही है कि जो जितने पुल हो रहे हैं वो खनन की वजह से मैक्सिमम उसकी वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि जिसकी भी सरकार आ रही है, मैं बोल रहा हूँ जिसकी भी सरकार आ रही है उसकी पार्टी के लोग खनन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप ये टोंक से लेके ये यमुना से लेके उधर काली तक जितने हैं, गोला तक का, आपका पिछले साल गोला का पुल टूटा था जी। उधर सबसे बड़ा खनन व्यापारी कौन है? वो एक बात कोई छिपी है, वो किस नेता का भाई था? तो ये सारी चीजें हैं। और अच्छा, इतना बड़ा लापरवाही हो गई इस पुल के बारे में, विधानसभा अध्यक्ष भी हो गए, वो रणजीत सिन्हा से कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं बात हो पा रही है। ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है। मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी पर हमारे नेताओं की लगाम नहीं है, क्योंकि नेताओं का उतना या तो व्यक्तित्व नहीं है या उनमें दम नहीं है। आप ये सोचिए, कोई पंकज पांडे था, क्या बिगाड़ लेंगे पंकज पांडे का? जब हमारी सरकार ने उसको करप्ट घोषित कर दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट भी हो गई, वैसे 22 लोग उतर, बाकी जो कर्मचारी थे उनको जेल भेज दिया। चंद्रेश यादव और पंकज पांडे क्या बिगाड़ पाए? या तो आपने बोला नहीं होता ये करप्ट हैं, या उनके खिलाफ आपने आरोप नहीं लगाए होते और उसके बाद उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती। फिर कहते हैं साहब कि हम तो बहुत जो कुछ है। ये कहने वाली बात अलग है, करने वाली बात है, लेकिन इन पुलों की वजह से जनजीवन एक अस्त व्यस्त नहीं होता है, खतरे में भी पड़ता है। श्रीनगर में जब पुल टूटा था कितने 6 लोग मारे गए थे। बिल्कुल। अभी ये मालन नदी की वजह से मुख्य सड़क है, अभी वो बाईपास कहीं से करके हो रहा है। उत्तराखंड में कौन सा पुल कब टूट जाए किसी को क्या न जाने कब हो जाता है, क्योंकि इनका सेफ्टी उसका ऑडिट हो ही नहीं पा रहा है। जो सेफ्टी ऑडिट होता भी है तो खनन वाले, फिर खनन मालूम क्या होता है, खनन वाले करते हैं, गड्ढे बनाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जब आते हैं तो नदी वो स्ट्रेट उनमें जमा हो जाती है। और जो इनके किनारे इनके जो स्टैंड होते हैं, पुलों के जो आधार होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनके वहां से वो मलबा तो जो बालू है या बहुत चीजें खिसकता तो वहां से भी है। तो सारी चीजें सबको मालूम है, लेकिन खनन कौन रोकेगा? बिल्कुल सत्यवीर जी, यहाँ पर सवाल बहुत बड़ी कमाई है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है सेफ्टी ऑडिट। एक शब्द बोला गया जय सिंह रावत जी द्वारा, मार्च में हो चुका, मैं बता रहा हूँ मार्च में हो चुका था। बिल्कुल, किसने रोका उसको? क्यों रिजेक्ट किया? सेफ्टी ऑडिट की बात जहाँ तक आती है, आपके अधिकारी का काम होता है कि कभी जब स्पेशली मॉनसून आता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत संवेदनशील पुल और सड़कें हो जाती हैं, सेफ्टी ऑडिट करना। लेकिन अगर मार्च में हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष बोल रही है 1 साल से मैं बोल रही हूँ, आपदा के समय पे बोल रही हूँ, तो आखिर आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है कहाँ सर, जब ये अधिकारी इतने बेलगाम है? तो दिव्या दर्शनी जी, आपने कहा कि सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट हमारी सरकार ने जब किया तो तमाम उन पहलुओं पे काम किया, और पहलुओं पे काम करते हुए भी देखा कि जो धराशायी पुल है उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया, और कहीं कहीं काफी जगह काम भी हुआ है, कहीं पर अगर रहा गया तो उस पर भी काम होगा आने वाले समय पे। और दूसरी एक चीज अभी कह दो, जैसे बरसात का मौसम है, इस सबसे महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी किस प्रकार से बनाए रखें, किस प्रकार से लोगों का आवागमन सुचारू रूप से रहे। उसके लिए लगातार सरकार अभी बड़े संवेदनशील तरीके से काम कर रही है, और करना भी चाहिए किसी जो कोई भी सरकार हो। और इस समय जिस प्रकार से एक बात आई कि भाई खनन की क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में बड़ा संतुष्टि के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से खनन वालों पे लगाम लगाया गया, आज की डेट में आपको कहीं भी किसी प्रकार से, जैसे पहले चाहे आपका खच्चर हो, चाहे आपका झोटा बुग्गी वो देखने को भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि वहां तक इतनी संलिप्तता थी कि खनन में कि वो भी खनन माफिया इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अधिकारियों के आने से पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं कि अधिकारी आ रहे भागो यहाँ से, या फिर जैसा कि बताया गया कि खुद ही अधिकारी छुड़वा रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, और उनका भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। चलो तो आपने चलो कम से कम आपने ये तो माना कि कोई अनैतिक कार्य कर रहा है या अवैध गतिविधियों में है, उसको अधिकारियों का तो डर है, सरकार का तो डर है। पहले डर नहीं कहते, डर तब होगा जब अवैध खनन हम खुद चलाएंगे सर, जिस दिन ये होगा अवैध खनन बंद हो चुका है, वो है अधिकारियों का खौफ, ये नहीं कि भाग गए। हाँ सुनो तो एक मिनट, मेरे बात पूरी कंप्लीट करने दो मेरे को, मैं बड़ा आराम से धैर्य से इसका जवाब देता हूँ। कम से कम आपने कबूल तो किया कि भाई आज की डेट में अधिकारियों का और सरकार का कितना खौफ है। नहीं तो बोलते थे पहले कि सरकार तो हम ही चला रहे हैं खनन वाले, आज ये स्थिति तो नहीं है। आज जो पकड़ा जा रहा है उसका
सर, सुने, आप हर सुने, बात सुन में ले, पॉजिटिविटी सुन लो, ढूंढ सुन लेते लो, हैं। सुन आप हर बात में पॉजिटिविटी आप ढूंढते सुनिए हैं, तो मेरे को, आपकी सुनिए कमाल बात है। सुनिए तो मेरी पॉजिटिविटी खनन माफियों की सरकार चल रही है, आप फिर कह रहे हो खनन कौन अरे कर रहा है? खनन आप कर रहे हो खनन खनन? अरे आशीष जी, मैं आपको बताऊं खनन माफियों की सरकार कैसे चलती थी। अच्छा, मैं आप मुझे एक मिनट बताइए, कंप्लीट कर लूं, आशीष जी का जवाब दे दो, आशीष जी का जवाब दे रहा हूं, आशीष जी का भी जवाब दे रहा हूं। अभी जय सिंह आशीष- रावत जी ने हाँ, क्या बोला, अगर आपने हाँ, सुना हो, हाँ, इस मैं- आप दोनों के लिए था कि चाहे किसी की भी सरकार आई हो, खनन माफिया एक्टिव थे, कोई भी सरकार हो, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस प्रदेश में कितने ऐसे पुल हैं जो जर्जर हैं, जिनको मेंटेनेंस चाहिए? मैं आपको पहले खनन वाला ही जवाब दे दूं, बड़ा इस पे पहले मुझे रोचकता आप नंबर बता पहले दीजिए, फिर अपनी रोचकता आ बात रही है, पूरी पहले बड़ी करेगा। रोचकता आ रही है खनन पे, बार बार नहीं, सभी खनन खनन ये खनन बड़ा- आपको रोचकता नहीं आनी नहीं चाहिए, मैं नहीं, सब मुझे परेशान मुझे हो मुझे रहे हैं। रोचकता नहीं आ रही है, मुझे रोचकता नहीं आ रही है, जो सारे पैनलिस्ट हैं उनको रोचकता आ रही है। सुनिए, हाँ हाँ सुन लीजिए, सबको रोचकता आ रही है, तो बड़ी बड़ा रोचकता से मैं ही जवाब देना मतलब देता कमाल हूं। हो गया कि हाँ, अब अरे, अवैध दिव्य दर्शनी खनन जी, पूरा जैसे कर लूं, टॉपिक में पूरा- इंटरेस्ट आ रहा है आपको। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब उस पे बड़ा उसी पे आ रहे हैं, लास्ट में खनन पे ही आ रहे हैं, खनन पे ही आ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी ये खनन अवैध गतिविधियों वाले थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। जो एक आधा रह गया, जो एक आधा है, उसको भी नेस्ता नाबूद करने का काम, उसको भी नेस्ता नाबूद करने का काम किया जा रहा है। और खनन की मैं आपको बताऊं, जो मेरा घर, में आपको कई बार आपकी डिबेट में बता चुका हूं कि मेरा घर बिल्कुल यमुना जी के किनारे लगता हुआ है। हरीश रावत के कालखंड में जैसे ही कोई अगर तहसीलदार भी आ जाता था तो बीच सड़क में गिरा देता था, रहता वो पूरा का पूरा आवागमन बंद हो जाता। मतलब ये देखिए जी, उस समय किस प्रकार, उस समय देखिए, उस समय देखिए कि सड़कों के बीच में डाल दिया जा रहा था। आज तो जो पकड़े जा रहे हैं उनको सीधा जेल के, उनकी ये हिम्मत नहीं है कि किस प्रकार से अपने अवैध पुलों को पास किया जाए। ये है, आपकी बात और आपने इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन आप एक क्षेत्र की बात करते हैं सत्यवीर जी, आप हमेशा एक क्षेत्र की बात करते हैं, हम ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उस क्षेत्र की नहीं बात कर रहे हैं जहां आप रहते हैं, हम पूरे ओवरऑल इस प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं आप कह सकते। हाँ, मैं हल्द्वानी में जो हल्द्वानी में जो एक मिनट हल्द्वानी में जिस प्रकार से अवैध खनन का किस प्रकार से देते थे, एक पूरा एक तंत्र चलाती थी कांग्रेस वहां से, उस तंत्र को अगर कमर तोड़ने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। आज देख लीजिए हल्द्वानी क्या स्थिति है, कितने आराम से वहां क्राइम कम हो गया। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है, आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है? अगर चलिए, अगर ये बात मान लिया कि अगर इतनी ही कार्रवाई हो रही है, तो आज ये नौबत क्यों आ रही है कि सड़क पर खड़े होकर विधानसभा अध्यक्षा फोन करती है, वो भी आपदा सचिव को, कि मैं 1 साल से बोल रही हूँ, कहाँ हो आप? तो ये कैसी कार्रवाई है सर? दिव्य दर्शनी में आपका जवाब देते देते इस चैनलों पे थक गया था, जब आप कहते कि इनके मंत्री डरते हैं मुख्यमंत्री से, इनकी विधानसभा अध्यक्ष डरती है, विधायकों का तो पूछा ही मत, उनके तो पसीने निकल जाते। आज की डेट में वो देख आपके सामने साक्षात है, परिलक्षित हो रहा है कि किस प्रकार से बेधड़क बोल रही है अधिकारियों को, किस प्रकार से कह रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप ये बता दीजिए आज या तो आप तब गलत थे या आज गलत हो। हम गलत तो नहीं है, आपके मंत्री सुनते सिचुएशन ऐसे क्रिएट करते हैं, आपके मंत्री खुद सिचुएशन ऐसे क्रिएट करते हैं कि उठाना पड़ता है ऐसा मुद्दा, और ऐसे टाइम पे उठाते हैं जहां पर फिर आप लोगों को समझ में नहीं अच्छा, आता कि दूसरा गलती एक ऐसे चीज, एक आपने। लाइन। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, कितने ऐसे पुल हैं इस प्रदेश में जो जर्जर हालत में, ये बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए आप मुझे। एक बड़ा आरोप लगता था जब मैं अक्सर डिबेट में पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा जो आपने आज मुद्दा उठाया कि कितने जर्जर पुल है, कितने को रिस्टोर किया गया है और कितने को करना है, और अब ये प्रत्येक विकास खंड में ये सब प्लान चला मुख्यमंत्री जी का। और एक चीज, अगर नंबर सर, नंबर तो एक रफ नंबर बता दीजिए, आप मुझे रफली बता दीजिए। एक मिनट हो गया, नंबर्स तो मैं आपने उठा, पहले आपको बता दूं, अगर हम इन सब चीजों से बचते दिव्य दर्शनी जी, तो आज की आपकी डिबेट में भी नहीं आते। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कई मुद्दे ऐसे होते हैं, उन मुद्दों से भाग जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं प्रवक्ताओं को बुला बुला के। आप हम जब फोन करते नहीं, आपके सामने आपको याद होगा कि आप कब आए थे, किस समय थे, और उसके बाद जब नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे सुनती है, आप मुद्दे पूछते हैं, पहले मुद्दे पूछते हैं। जिस दिन आप मेरे को बुलाओगे मैं आऊंगा। कांग्रेस तो साफ मना करती, कांग्रेस तो साफ मना करती हम नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी पहले मुद्दे पूछती है, अगर उनके लायक होगा तो वो आते हैं। मुद्दे की तैयारी तो करेंगे, कम से कम आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे ऐसे मुंह उठा के थोड़ा ना आ जाएंगे भाई क्या है, तो मैं आपसे आंकड़े मांग रही हूँ। अगर आप शिक्षा विभाग की बात करोगे, तो आप स्वास्थ्य की बात करोगे, उस तैयारी के तो आंकड़े मांग रही हूँ आप उद्यान की बात करोगे, तो उस पे कम से कम उस पे स्टडी तो करके आनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा होता है
कि आप एकाएक बुला लेते हो कि भाई उस पर हम तैयारी भी नहीं कर पाते, या किसी मंत्री से या उससे संबंधित कोई अधिकारी है या उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, तो मतलब अभी आपके पास आंकड़े नहीं है, अभी आपके पास आंकड़े नहीं है, अभी आपके पास आंकड़े तो ये बताते हैं कि इतनी बरसात आई है, आप आंकड़ों पे जा रहे हैं, उसके बाद भी आप एक पुल गिला उसके लिए भी हम कह रहे हैं कि इस कमी को पूरे करेंगे, इस कमी को आने वाले समय पे इतना दुरुस्त करेंगे। जो कांग्रेस के द्वारा जर्जर पुल और जिनकी कीमत, जिनकी उम्र 70 साल होनी चाहिए थी, वो 10 साल के अंदर ही धराशायी हो गए। अच्छा, ये सवाल मेरा ये है, आप उसके नीचे से जमीन गायब कर दो। अच्छा आशीष जी, आशीष जी, प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी एक बार नहीं कई बार इन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट उसकी बढ़ाई, उसके बाद ये हालत है। 10 साल पुराना पुल धराशायी हो जाता है। कांग्रेस के कालखंड में क्या हुआ, किस वजह से ये पुल टूटा, क्या उसकी मानक सही नहीं थे, ये सवाल आप लोग भी उठाते हैं, आप लोगों पर उठते हैं। तो क्या आपको ये जवाब नहीं देना चाहिए कि आपके क्या मानक रखे गए थे, किस तरीके से काम हुआ था, कौन वो कंपनी थी, अगर ऐसा हुआ था तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोगों ने करी? जांच कौन कराएगा मैडम? पुल आज टूटा है, जांच तो आज होगी ना कि आज से 6 साल पहले नहीं, तो जांच क्या आप कराई थी, सेफ्टी पुल ऑडिट नहीं टूटेगा आने करवाते वाले थे? टाइम क्या पे। आप लोग सेफ्टी ऑडिट नहीं करवाते थे? देखिए मैडम, पुल क्यों टूटा उसका पूरा कारण तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, खुद मेरे बता को आप दिया। एक सवाल बताइए पहले ही ना। क्या कराएं, क्या बारिश सेफ्टी भारतीय कराएं जनता पहले? पार्टी की वजह से थोड़ा ना हो रही है सर, भारतीय जनता हम ये पार्टी नहीं तो कह बारिश नहीं कर रहे, रही है खनन ना। किसने करा? मैं बस एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोगों के समय पे सेफ्टी ऑडिट होता था कि नहीं होता था? जरूर होता होगा मैडम, मुझे नहीं मालूम सेफ्टी ऑडिट होता कभी था नहीं कि हुआ, होता। शब्द मुझे नहीं नहीं सुना मालूम। उसी मुझे भी के नहीं बेस मालूम। में मैं आपसे लेकिन पूछ मैडम रही हूँ। आज अगर पुल टूटा है, हम आज इस विषय पे बैठे हैं कि पुल कैसे टूटा। अब इसकी विजिलेंस जांच होगी, हमने मना तो नहीं किया जांच मत करो इसकी, कोई मना तो नहीं कर रहा ना। अगर उस समय की अगर कोई खामियां हैं, अगर विजिलेंस जांच हुई, 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए, तो क्या आप लोग फंस नहीं सकते? क्या आप लोगों के समय पे जो काम कौन हुआ मना था, कर रहा फंस मैडम नहीं फंसाना? अगर किसी ने गलत किया तो फंसना चाहिए, जो गलत करेगा उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम कब कह रहे हैं आप हमारे आदमी को बचाओ? और इसकी विजिलेंस जांच अगर ऐसा ही होता मैडम तो साफ साफ बोल दो कांग्रेस का पुल था, टूट गया, काम खत्म, उनको पकड़ लो। ऐसा तो नहीं है ना। आज जांच का विषय ये है कि इसमें खनन आपने हद से ज्यादा करा, और ये खुद ऋतु खंडूरी मान चुकी हैं, आपके दूसरे मान चुके हैं, रविंद्र जी आर के भी वो मान चुके हैं। तो ये इसका जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रहा भाजपा का कार्यकाल मैडम, हर वर्ग को परेशान कर रखा है। आप देखिए इतना बरसात का सीजन है, आईडीपीएल वाले ऋषिकेश में 700 परिवार हैं जिनको उखाड़ने की पूरी साजिश कर दी गई है, जिनको कहते हैं आप भाग जाए, वो बेचारे हड़ताल में बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज मुझे बद्रीनाथ से भी फोन आया, बद्रीनाथ के अंदर मैडम तीर्थ पुरोहित धरने पे बैठे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को तोड़ने का, लोगों को परेशान करने का इन्होंने काम किया है। बद्रीनाथ के अंदर तीर्थ पुरोहितों के बिंदाल मकान और रिस्पना में तोड़े जा रहे बस्तियां हैं। बसाई गई थी, वो किसके समय पे बसाई गई थी सर? कब बसी थी वो बस्तियां? क्या वो आज कांग्रेस बसी के थी? विधायक हैं मैडम, उसके पूरे जिम्मेदार कांग्रेस के विधायक हैं। तो माननीय आप हरबंस सीधा कपूर जी आरोप हैं, बीजेपी पे माननीय नहीं लगा हरबंस सकते कपूर ना, कब आप से लोगों मैडम का 45 काम है साल उसका से जवाब देना। विधायक है। आप कम से कम आक्रोश यहाँ के पे साथ कहो जवाब प्रधान दीजिए जी ना सर। 15 साल से विधायक है, तो इन्होंने तो बसाई, किसने बसाई? आरोप का जवाब आरोप नहीं होना चाहिए, बल्कि आंकड़े होने चाहिए, जो आप लोग दोनों ही पार्टियां देने में नाकाम रहती हैं और आप लोग सिर्फ आरोप मैडम लगाते हैं। अभी भी नए बहुत बस रहे हैं। आज भी अगर आप घंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक अगर कहीं जाएं तो देखें, आज अब इन्होंने भिखारी खत्म कर दिए। क्या कर दिया? उन पे पेन पकड़ा दिए। वो पेन के नाम पे दरवाजे खटखटा के पीछे पड़ेगी, पेन के नाम पे भीख दे दो। आज भी भीख मांग रहे हैं। और वो लोग कहाँ के हैं मैडम? क्या वो इस पहाड़ के लोग हैं? उत्तराखंडी लगते हैं वो, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं मैडम। क्या पता कोई जासूस आगे पाकिस्तान से, कहीं और से, बांग्लादेश से, कौन लोग आ रहे हैं? इसी सरकार ने किया है ना। तो आज मैडम चाहे जिसने भी करी, आज आप मैडम ये कहाँ से घूम रहे हैं? क्या इनका पंकज सत्यापन हो रहा पिंगुली है? जी, मैं ये बोल रही हूँ कि 10 साल पुराना कोई पुल अगर बनता है, उसकी आज विजिलेंस जांच की जाती है। क्या सिर्फ विजिलेंस जांच इसलिए कराई जाती है कि वो कांग्रेस के समय का था? अगर हम रीसेंट बात करें, रायपुर वाला पुल गिरा था, उसकी जांच की हमने कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ ये बात आ रही थी जांच होगी, पर अभी तक ये नहीं पता कि जांच हुई नहीं हुई। तो क्या ऐसे ये एंगल भी माना जा सकता है कि जस्ट बिकॉज ये उनके कार्यकाल का नहीं है या कांग्रेस के कार्यकाल का है तो विजिलेंस जांच होनी चाहिए? देखिए दिव्या जी, सैद्धांतिक तौर पे तो जांच जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि क्या इस पुल के बनने के टाइम वो नॉर्म्स पूरे हुए थे या नहीं। सेकंड, कि क्या ये खनन की वजह से गिरा है, जो कि अभी प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जो देख रहे हैं वो खनन की बात कर रहे हैं, तो क्या उस वजह से गिरा है। सेफ्टी ऑडिट जो हो चुका है मार्च में, उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स आए थे, वो इस पुल को लेके क्या था। और दूसरी बात, ये तो 1 साल से दिख रहा था ना कि ये पुल टूट सकता है। 1 साल से ऑडिट 1 साल से उसका जांच हो सकती थी। 1 साल के पहले वो सारी चीजें, आखिर अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता जो हैं वो बड़ी खुशी मना रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके डिबेट में आके हमें आंसर करने को मतलब हमें क्वेश्चन पूछ के आप लोग परेशान कर देते थे कि मंत्री कहाँ हैं, विधायक कहाँ हैं। क्या ये जब हादसा हो गया
उसके बाद जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये रिएक्शन अगर इससे पहले की 2 विधानसभाएं जब हुई थी उस टाइम पे ले लेती, क्योंकि वो 1 साल से इस इश्यू के पीछे पड़ी हुई थी, और विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रोगोटिव्स होता है नोटिस करने का किसी भी लोक सेवक को, वो कभी भी वहां पे उसको कॉल कर सकती हैं। और अगर मिस्टर सिन्हा जो हैं, आईएएस जो हैं, अगर वो नहीं सुन रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर थी, प्रोगेटिव्स थे। विधानसभा अध्यक्ष को लाचार नहीं होता, बहुत बड़ी पावर होती है वो। अगर वो उनकी तक बात नहीं सुनी है ब्यूरोक्रेसी ने, और जैसे अभी हमारे जो वो हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बात कर रहे थे पंकज पांडे की। आपको पता है पंकज पांडे के पास आज कौन सा पद है? पीडब्ल्यूडी, आयुष, बहुत सारे ऐसे वो हैं जो महत्वपूर्ण विभाग है, जो कुछ दिनों के लिए जेल भी रह के आ चुका है वो आदमी। उसके पास अगर इस तरीके की वो हैं, तो वो तो देखो, इस सरकार में जो है, ये सरकार यहाँ से तो चलती है नहीं, ये सरकार चलती है दिल्ली से, चाहे तुम्हारा प्रमुख सचिव से लेके हो या फिर पिछली सरकार का जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब चाहे ओम प्रकाश की मनमानी हो या आज इन ब्यूरोक्रेट्स की, सिन्हा की मनमानी हो, खाली नाम बदलते हैं। यहाँ पे जो है केवल ब्यूरोक्रेट्स जिस तरीके से काम करेंगे, जैसा उन्होंने पढ़ा दिया मुख्यमंत्री को, जैसा उन्होंने कर दिया वही है। अब जांच और रिपोर्ट की आप बात करें तो कई ऐसी वो हैं, कमिटियां हैं जिनमें भू कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे दबा दी वो तो दबा दी, उसके बाद वो कहाँ है क्या है पता नहीं। नया यूसीसी का सगुफा है, ठीक है, अच्छी बात है, हमने तो सपोर्ट भी कर रहा है सरकार को कि अगर वो यूसीसी लाए, वो सगुफा है, लेकिन हमें अभी देखना कि हमारे लिए जरूरी क्या है। बिल्कुल। और किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो? आपने रायपुर वाले पुल की बात करी थी, जांच होगी, कहाँ है वो रिपोर्ट? वो खानापुर थी है। ये दोनों की अपनी फ्रेंडली गेम है, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएं, ठीक है। और जहां पे बीजेपी को लगता है कि हमें फायदा मिल रहा है, वहां पे कांग्रेस का गला पकड़ लो। बिल्कुल जय सिंह रावत जी, बिल्कुल जय सिंह रावत जी, अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को सुना है, वो कह रहे हैं कम से कम अधिकारियों का खौफ तो है। अगर अधिकारियों का खौफ है तो हम इतने समय बाद ये क्यों बोल रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? ये कैसा खौफ है अधिकारियों का, या मंत्रियों का क्या होल्ड है अधिकारियों पे कि वो बेलगाम हो गए हैं? खुद इनके मंत्री प्रवक्ता बोलते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे। देखिए, अधिकारियों पर खौफ होता तो रंजीत सिन्हा इस तरह का बर्ताव नहीं करते। और दूसरी बात है, वो क्या बिगाड़ लेंगे? आप आईएएस का क्या बिगाड़ लेंगे? आईपीएस का क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बिगाड़ नहीं पाए। सवाल तो ये है ना, वो पंकज पांडे, चंद्रेश यादव, बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, उदाहरण है उनकी बात। दूसरी बात सुनो, पिछले साल जब उसका सोंग नदी का पुल टूटा था, तो उस समय उसके बाद तत्काल बाद सरकार जागी, उन्होंने कहा भाई जितने पुल है प्रदेश में उनका सेफ्टी ऑडिट करो सबका। तो वो उस समय 436 पुल जर्जर पाए गए। तो उस समय सरकार ने कहा था कि इन सबको बदला जाएगा। अब पूछे कितने बदले गए अभी तक? क्योंकि उनको बदलने के लिए तो पैसा चाहिए ना। इतना पैसा इतना कहाँ से आएगा? 20-20, 25-25 बड़े बड़े पुल हैं, और 10-10 करोड़ भी लगा तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? क्योंकि सरकार पुल पर पैसा खर्च करने के पुल वोट तो डालता नहीं है, पुल तो आता नहीं है वोट उस पर, पोलिंग बूथ पर। इसे टूटता रहे, टूटा कौन पूछता आजकल? बाकी दूसरी चीज क्या पूछा, किसने पूछा कि हमारा लोकायुक्त का कानून कहाँ गया? वो जो कानून बना हुआ उस पर लोकायुक्त क्यों नहीं बना 100 दिन के अंदर? वो कौन पूछता है? वो पूछेंगे तो भाई तो यूसीसी की बात हो जाएगी। किसने पूछा है कि भाई भू कानून आप बना रहे थे, आपने वादा किया था कि हम जल्दी करेंगे, सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, क्या हुआ? उसके बाद जो कानून था और खत्म हुआ। सवाल ये है कि हमारा जो राजनीतिक उसको स्ट्रांग, हमें उम्मीद थी कि अब ठीक है, ये धामी जी उत्साही हैं, युवा है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करें ना, कहाँ हो रहा? स्ट्रांग मेजर लो, आप कठोर निर्णय लेंगे तो आपका बहुत लंबा भविष्य है। उत्तराखंड की जनता याद करेगी, आप हो सकता है एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या उम्र है आपकी? लेकिन करो ना भाई, बुनियादी काम करो, बुनियाद जिससे उत्तराखंड के लोग याद करेंगे। यूसीसी में क्या करेंगे? आपको बड़े बड़े काम करो, ये सब तो नहीं चलता है। या आईएएस को करो, जरा ग्रिल करो उनको जाके वहां, क्योंकि गृह मंत्रालय से जो उसका वो डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है वो क्लियरेंस देता नहीं है।
पिछली बार आईएएस को दिया नहीं थे। वहां जाके बोलो ना कि भैया इन लोगों का क्या करेंगे हम, इनको ना इनको हम निगल पा रहे हैं, ना हम उनको उगल पा रहे हैं, क्योंकि ये मालन नदी का पुल में तो सीधा सीधा रंजीत सिन्हा का उसके लापरवाही आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष भी उनसे बात कर रहे हैं। और जो बात मैंने आपसे कही है, जो शायद विधानसभा अध्यक्ष को पता नहीं है, कि जो मार्च में पीडब्ल्यूडी ने वो रिपोर्ट सबमिट की थी, रंजीत सिन्हा को दी थी, रंजीत सिन्हा ने ऑफिशियली उसे रिजेक्ट कर रखा है, कह रखा हमारे पास बजट नहीं है इसका मरम्मत करने का और इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद दबा दी। अरे कौन दिखा, मतलब वो फाइल ही दब गई। आप तो कितना मतलब लापरवाही। बजट की बात आ रही है, आप लोग जब भी कहा जाता है, जब भी उपलब्धियां गिनानी होती हैं, आप लोग कहते हैं हमारे पास इतना बजट है, हम लोगों ने सड़कें बनाई हैं, ये क्या है, लेकिन जब उसकी मेंटेनेंस की बात आती है तो बजट कहाँ चला जाता है। अधिकारियों से जब ये बात पूछी जाती है, मंत्री नेता ये बात कहते हैं, समझ में आता है, लेकिन जो अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, अगर उनकी तरफ से ये बात आएगी कि हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज आपने बोली कि जनता के प्रतिनिधि हैं, हम पे प्रेशर किसी और का नहीं, हम प्रेशर में सिर्फ जनता के काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब परेशानियों से जनता परेशान नहीं होती है? पुल टूटते जनता, जनप्रतिनिधि को क्या असर पड़ता है? उनके पास वीआईपी मूवमेंट है, उनके पास पूरा कॉन्वॉय होता है, वो किसी भी जाम से निकल जाते हैं, लेकिन जनता भुगतती है इसका नतीजा। इस पे क्या कहेंगे आप? 2-3 प्रश्न बेसिक प्रश्न है, उसका मैं जवाब दे दूंगा आपके। आपने कहा कि भाई अधिकारियों पे नकेल कसनी चाहिए, अभी इस सेकंड हाफ में यही बात लगभग निचोड़ में यही आई। तो दिव्या दर्शनी जी, आप ये बता दीजिए कि उत्तराखंड आज 23वें साल में चल रहा है, किसी अभी आ रहे पत्रकार महोदय जी, जो वरिष्ठ पत्रकार जी है, से सम्मान के साथ जवाब देना चाहूंगा उनका मैं। उन्होंने कहा कि कभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके डिबेट में कई बार बता चुका हूँ, रामविलास यादव भी आईएएस ही है, तो उन्होंने पंकज पांडे का भी तो जवाब दिया ना। फिर रामविलास यादव आपकी तरफ से आया तो पंकज पांडे उनकी तरफ से भी आया। पूरा कर लेता हूं मैं आपका। 2 आईएफएस ऑफिसर है, वो भी आज भी जेल के अंदर है, संगीन धाराओं में है। और तमाम इस हमारे 6 साल के कार्यकाल खंड में हम यही नहीं कह रहे कि आईएएस और आईएफएस ही गए हैं, तमाम वो अधिकारी जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो रही, इतने संगीन धाराओं के अंदर उनको आज की डेट में जेल के अंदर है। और बात रही कि भाई जब NH4 यहाँ बन रहा था, तब कांग्रेस के ये कांग्रेस के खाते में उस NH4 के जो उसमें जो पैसा आया था, वो पैसा इनके खाते में गया। उसके बाद उनको वापस करना पड़ा वो पैसा, और उसी NH के घोटाले में 17 करोड़ की वसूली भी हमारी सरकार नहीं की। कांग्रेस के उसमें नहीं, सरकार के उसमें। सर आप करेक्ट करिए अपनी बात को कि सरकार के पास पैसा आता है। कांग्रेस बेशक सरकार में थी, लेकिन सरकार के पास आता है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के पास आता है पैसा। तो उसको चला कौन रहा था उस समय? तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का पैसे किसी कांग्रेसी के जेब में थोड़ा नहीं, उनके खाते में भी गया था। मैं उनके खाते में भी गया था, दिव्या दर्शनी जी आपको क्लियर कर दूं, उनके खाते में गया था। उस पैसे को वापस देना पड़ा कांग्रेस को, और 17 करोड़ की कांग्रेस के पर्सनल अकाउंट में गया था। कांग्रेस के पर्सनल अकाउंट में, कांग्रेस का जो पर्सनल अकाउंट है, आपको बता रहा हूं, झूठ बोलते हैं। अरे झूठ नहीं, आप वो लोग हैं जो काल में जनता से पैसा मांग के उस पैसे वाले पर्सनल खातों में डलवाया आप लोगों ने। सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। आशीष जी, आपको नहीं पता होगा, मैं आपकी इस बात आपको मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात पूछिए अपने बड़े बड़े नेताओं से कि वो जो हमारे कांग्रेस के खाते में जो पैसा आया था, जो वापस करना पड़ा जब बीजेपी की सरकार है को उत्तराखंड गवर्नमेंट के खाते में वापस करना, 17 करोड़ की वसूली हमने वापस करी। और दिव्या दर्शनी जी, आपने कहा पुलों का जो आज की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण है इस समय आवागमन के साधनों को किस प्रकार से आवागमन हो, आम जन किस जो प्रभावित हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस बरसात में प्रभावित नहीं हुई है, बहुत प्रभावित हुई है, हर बारिश में प्रभावित होते हैं सर। नहीं, इस बार बहुत ज्यादा इफेक्ट, किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बारिश होगी कि एकदम से एक हमारे यहाँ तो हम स्थिति है कि हम 2013 की आपदा क्या थी सर? 2013 की आपदा क्या थी? अगर हमने उम्मीद नहीं करी थी तो 2013 क्या था? वो तो टोटल भ्रष्टाचार की आपदा थी। अब सुन लीजिए मेरा, अब सुन लीजिए, ये अब सुनिए, एक जो है कि हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि हम पूर्णतः उसको संभाल पा रहे हैं। हमारा जो आपदा का तंत्र है या अन्य जो हमारी जो फोर्सेज है या अन्य कार्य करने के जो तरीके हैं, वो सब के सब अपने पूर्णता से काम कर रहे हैं। मगर आप देखिए कि हिमाचल में किस प्रकार की स्थिति है, इतनी स्थिति है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, जबकि हम बढ़ चढ़ के वहां पर काम कर रहे हैं। आपदा में भी राजनीति ढूंढ लेते हैं। इनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं वहां पर। उनके ये पहले दिन से ही जिस प्रकार से सीधा का सीधा संज्ञान लिया, विपक्ष का जो एक अपना एक वो काम करने का जो तरीका होना चाहिए सरकार के साथ, उस तरीके से साथ आगे बढ़िए कि विपक्ष की एक जो पॉजिटिव थीम होनी चाहिए उनके साथ, उस तरीके से काम करिए। मगर यहाँ बताइए उत्तराखंड में बस पुल गिर गया जी, पुल गिर गया जी। अब ये भी नहीं पता कि पुल उन्हीं के समय का बना हुआ
एग्जांपल देती हूँ, कल की एक खबर भी- है, कल की एक खबर भी है, जनप्रतिनिधि कल की का खबर है, जायजा मैं नहीं आपको बता है। रही हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कल की खबर है, उत्तरकाशी की खबर है, जहां पर एक गांव के ग्राम प्रधान पिछले 11-12 दिनों से धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि भू कटाव हो रहा है, हमने प्रशासन से मांग की है, और ये मांग अभी की नहीं, 1998 से वो मांग कर रहे हैं। आपके जनप्रतिनिधि जो मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, वो फोन लाइन पे उन्हीं के सामने बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पत्राचार हो रहा है और ये हो रहा है, लेकिन जवाब वो भी नहीं दे पाए। तो आप सामने ये देखिए कि उस करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है, आप ओवरऑल पिक्चर दिखा देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उस पर बात ही नहीं करते। दिव्य दर्शनी जी, आपने ये मेरे सामने ये तथ्य रखा है, वास्तविकता पे जाएंगे। अगर वास्तविकता होगी, आपकी खबर पे अगर कोई पॉजिटिव खबर है या किस प्रकार से काम करना चाहिए, हमने कहीं मना तोड़ना है कि एचएनएन ने हम तो हमेशा कहते हैं, जिस प्रकार से कोविड में भी मीडिया ने इतना सार्थक काम किया है कि हर जगह सरकार नहीं पहुंच पाती थी, वहां तक हमारा कार्यकर्ता गया। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, घर नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी देखने को नहीं मिले। वैसे कांग्रेस में कार्यकर्ता तो होते ही नहीं, वहां तो नेता ही होते हैं सारे के सारे। आपने क्या किया? अरे दूसरा आपने कांग्रेस को कोसने के अलावा क्या किया? अरे कांग्रेस ने तो बहुत इतना तांडव किया है कि उस सारा तांडव कांग्रेस उस तांडव को संभालना भी तो हमने देश में आप रहते हैं, उस देश तांडव को कांग्रेस ने आजाद कराया है। हाँ, वो टुकड़े भी और वो कांग्रेस ने इसमें करे। भी हाँ, कांग्रेस ने करे। हाँ, वो सर, कांग्रेस इसमें कोई हाँ, इस भारत एक मिनट, बड़ी रोचक बात करी आशीष जी ने, बड़ी रोचक बात, कांग्रेस हाँ आशीष जी बड़ी रोचक बात करी उन्होंने। इस डिबेट की विषय नहीं, फिर उन्होंने लिया कि इस देश को आजाद कराया। अरे इस देश को स्वतंत्र कराने में एक कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, और इस देश को स्वतंत्र कराने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर फांसी की सजा हुई है तो हमारे सिख समुदाय को 121 ऑन रिकॉर्डेड, ये अंग्रेजों के उसपे है, ये रिकॉर्डेड है। और सुन लीजिए, समुदाय देश के सत्यवीर जी, फिर मैं बोल रही हूँ, डिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप ही के प्रधानमंत्री जिनको आप लोग इतना मानते हैं, एक मिनट, देश के टुकड़े प्रधानमंत्री एक मिनट, कांग्रेस तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन किसने करी थी? सत्यवीर जी, पार्लियामेंट के अंदर सुन लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर आप पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, अगर आपको वो स्टेटमेंट अगर याद होगा जो आजकल भी वायरल हो रहा है, उन्होंने ये कहा था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो 50 साल की मेहनत पे पानी फेर दे और ये कहे कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कहते हैं 70 साल में। आप एक्सेप्ट कीजिए ना इस बात को, हम कह नहीं रहे कि आप उन्होंने गलत किया सही किया, आप अपनी उपलब्धियां बताइए, वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे। आप लोग एक दूसरे के, आप 70 साल, चलो ठीक है, इन्होंने 70 साल में हमें तो पता है कि किस प्रकार से देश का ताना बाना किस प्रकार से तोड़ा है इन्होंने। हमने आपको बोला कि उपलब्धियां बता दो हमारी, तो उपलब्धियां मैं आपको बता दूं, आपके ऑन रिकॉर्डेड। अभी चंद्रयान पे हमारा तीसरा चंद्रयान गया ना, उससे पहला भी गया था। रुको एक मिनट, कंप्लीट कर लेता हूं। ऑन रिकॉर्डेड बता रहा हूं, 2014 से पहले मात्र 35 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। 2014 के बाद 350 से अधिक हमने सैटेलाइट लॉन्च किए। ये उपलब्धि है कि नहीं है? मतलब एक पूरे दशक से हमने केवल 35 सैटेलाइट लॉन्च किए। और सुन लीजिए, आम जनता बता रहा हूं, बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं क्या हुआ 2014 के बाद। अब आशीष जी, पुल से जोड़ के मैं आपको लिख रहा हूं, चंद्रयान की बात की। लोग क्या किया? आम जनता ये कहती है, आम जनता ऑन रिकॉर्ड ये कहती है, अगर आपको बाइट चाहिए तो हम वो बाइट भी आपको दे देंगे, कि आजकल चंद्रयान की लोग बहुत बात करते हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन अभी भी हम सड़क की, अभी भी हम भूधसाव की बात कर रहे हैं, अभी भी हम पुल टूटने की बात कर रहे हैं, अभी भी हम सड़कों की मांग कर रहे हैं। तो आप चंद्रयान, नो डाउट वो आपका अचीवमेंट है, लेकिन ग्राउंड पे अचीवमेंट दिखाइए ना सर। ग्राउंड पे कहाँ है जहाँ पर आम आदमी रहता है, चंद्रमा पे तो नहीं रहता ना कोई। अच्छा, अब ये बरसात का मौसम चल रहा ना, आप चंद्रयान को तो चलो आप व्याख्यान नहीं कर रहे हो, अलग विषय है। अभी हम देहरादून के अंदर बैठे हैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या लिखता है कि 2 दिन की छुट्टी है, मौसम विभाग ने इस प्रकार की चेतावनी दी है। अगर ये सैटेलाइट ना होते, मौसम वैज्ञानिक ना होते, तो कहाँ से हम ये बता पाते कि भी इस प्रकार की स्थिति आने वाली है, कितने लोगों के जीवन को बचाती है। आप कैसी बात करते हैं? और मैंने बोला 2014 से पहले मात्र 35 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, उसके बाद 350 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए गए, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए गए। ये उपलब्धि आपको
उपलब्धि नहीं है। 8 स्टेट ऐसे हो गए जो वो कि आप सरकारों की सुन लीजिए, उपलब्धि नहीं, वो सुन लीजिए, साइंटिस्ट की उपलब्धि हाँ है। साइंटिस्ट आपने तो बताया, एक आप- मिनट मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं खत्म कर देता हूँ आप, क्योंकि बहुत हल्ला मुल्ला कर रहे हैं ज्यादा। इन्होंने कहा कि भाई साइंटिस्ट की उपलब्धियां है। नारायण नबी को जानते होंगे, ये क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने सुन लीजिए अभी। हाँ चलो आप चलो कम से कम आप अपडेटेड तो हो, अपडेटेड तो वैसे अपडेटेड नहीं रहते हो। हाँ तो उनको सुन लीजिए, उनको जब उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाया तो कांग्रेस ने विदेशी ताकतों के हाथों में खेलती है कि भाई भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने सैटेलाइट अपने आप लॉन्च करेगा जब इसके पास अपना क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा। उनको इसलिए उनको फंसा दिया कि ये दूसरे देशों की जासूसी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। हमारी सरकार आती है, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से उनको कहा कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी किस प्रकार से देश को पीछे करने का काम किया और आज उनको 50 लाख से अधिक उनको मुआवजा दिया। ये इन्होंने काम किया। अब सुनो, हर दिन खबर आती थी पेपरों पे, आज वो साइंटिस्ट तालाब में मरा हुआ मिला, वो फांसी लगाता हुआ मिला, वो कहीं झील में मिला। आज 2014 के बाद बता दीजिए, एक अखबार की कटिंग बता दीजिए, मीडिया के पटल पे एक बता दीजिए। आज तो 2014 के बाद तो हर हाथ में मोबाइल आ गया। इतना बड़ा हमने सबको आगे देश को आगे बढ़ाया है। पेनुली जी, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पे जो उपलब्धियां हैं वो हैं। उपलब्धि अपने जगह, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, लेकिन जब हम धरातल की बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, अगर लोगों की परेशानी होगी तो इसे जो है असेस करना और इसका समाधान करना भी तो जनप्रतिनिधियों का काम है। बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का काम है, लेकिन अगर हमारी यात्रा के सीजन पे, चारधाम यात्रा में हमारे पर्यटन मंत्री नहीं होंगे, स्वास्थ्य मंत्री हयात होटल में जाके स्वास्थ्य चिंतन करेंगे, तो आपको लगता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट हमारे मंत्रियों को या हमारे लोगों को मिलती होगी? केवल एक मंत्री जिसकी तारीफ है वो है सौरभ बोगुणा। जब वहाँ पे जानवरों के ऊपर अत्याचार और घोड़ों के ऊपर अत्याचार की बात आई तो पशु मंत्री जो थे, एनुअल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री उनके पास थी, वो गए। उसके अलावा पर्यटन मंत्री वहाँ नहीं दिखे। 100 से 150 के करीब मौतें हो गई हैं चारधाम यात्रा में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हयात होटल में बैठ के स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजन कर रहे हैं, रादर देन कि वो जाके वहाँ के हेल्थ स्टेटस को चेक करें। हमारे पास टर्सरी सेंटर देहरादून के अलावा बाकी इन जगहों पे हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने जो है पीपीपी मोड पे दे रखे हैं, चाहे वो टेहरी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो चाहे वो पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। एक जॉली ग्रांट को दे रखा है, एक हमने दे रखा है SGRR को, गुरुराम राय वालों को। तीसरी बात, आपको अभी आपने बड़ी बड़ी खबरें चलाई, बड़े बड़े अखबारों में आया, बहुत आया कि दून हॉस्पिटल में कैथ लैब स्टार्ट हो गई है, कैथ लैब स्टार्ट हो गई है। आप ग्राउंड रियलिटी पे जाए, मैं परसों दून हॉस्पिटल गया था, ICU में किसी को एडमिट करवाना था, तो जब वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ के लिए 11 बेड बने हुए हैं, लेकिन उसमें से एक बेड भी नहीं चलता है। और इस वजह से यहाँ से हम सारे लोगों को रेफर करते हैं। एक उत्तरकाशी के कोई लोग थे, उनके लिए वो बात करने में गया था, तो वहाँ पे उसके बाद वो हमने गुरुराम राय भेजा उनको। तो जब हमारा जो मेन सेंटर है जिसके ऊपर हम इतनी उपलब्धियों की बात करते हैं, दून हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर अगर ICU के 11 बेड में से एक बेड चलता है तो आप बताइए, और उसमें कैथ लैब चला रहे हैं आप, कार्डियक पेशेंट को देखोगे। जब ये दून का बात है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। आप शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फाइनल कमेंट। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को आपके चैनल से बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रदेश में अगर पहली कैथ लैब डेवलप हुई है वो हमारे शासन काल में हुई है, दून हॉस्पिटल। एक चीज और इन्होंने कहा कि एक ही पेशेंट है, एक ही ICU का बेड है। सुनो अब मैं बताता हूँ। आज के अखबार, मैं आज ज्यादा अखबार नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं 5 अखबार डेली पढ़ता हूँ, आज एक अखबार ही पढ़ पाया, अमर उजाला। अगर आप अमर उजाला के पेज पलटोगे तो उसने किस प्रकार से लिखा है कि किस प्रकार से रन हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से सत्यवीर भाई, आप और मैं चलेंगे कल 11 बजे। मैं बहस नहीं करना, आप और मैं चलेंगे कल 11 बजे। आप अमर उजाला को मैं अमर उजाला को नहीं मानता हूं, मैं ग्राउंड रियलिटी पे जा रहा हूं। आप और मैं चलते हैं, ग्राउंड पे नहीं गया। आप ये कहना चाहते हो ग्राउंड पे नहीं गया? आप ये कहना चाहते हो? नहीं, पैनुली जी आप ये कहना चाहते हो ग्राउंड पे नहीं गया? हेल्थ की बात नहीं कर रहे, आपने जवाब दिया। ग्राउंड पे नहीं गया। पेनुली जी, सत्यवीर जी, आप उससे मानना नहीं चाहते आप ग्राउंड पे। ठीक है सत्यवीर जी, हो गया। स्वास्थ्य पे नहीं था, मैं ग्राउंड पे गया, ठीक है ग्राउंड पे गया। ठीक है सर, स्वास्थ्य आप पे ये नहीं कह रहे हो है। कि मैं अमर फिर उजाला बोलूंगी, का स्वास्थ्य ग्राउंड पे नहीं गया। आप लोगों ने ये कहना जवाब चाह दे रहे दिया, हो? आप लोगों ने जवाब दे दिया। स्वास्थ्य को लेकर, एक मिनट, स्वास्थ्य को लेकर टॉपिक, स्वास्थ्य को लेकर टॉपिक नहीं था, आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, बहुत शॉर्ट में कमेंट लूंगी। जय सिंह रावत जी, आपसे शुरुआत करूंगी, जैसे फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी शॉर्ट में।
हाँ, दो चीजें उठी हैं अभी। एक तो रामविलास की बात आई, रामविलास यादव। रामविलास यादव यूपी कैडर का था, बाद में, बहुत बाद में वो क्या कहते हैं उत्तराखंड आया, और जो जिस बारे में वो गिरफ्तार हुआ है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है 20 करोड़ से ज्यादा यूपी में है, सारी यूपी में है, और ईडी ने इनिशिएट किया था। ईडी की वजह से यह गिरफ्तारी हुई है। हाँ, उत्तराखंड विजिलेंस ने बाद में एफआईआर लॉन्च की है, लेकिन मुख्य भूमिका उसकी ईडी की है, नंबर 1। बिल्कुल। नरसिम्हा राव, दूसरा है क्रायोजेनिक इंजन की बात आई। नरसिम्हा राव के जमाने में जब क्रायोजेनिक इंजन रूस से खरीदने की बात आई, तो अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला, और इतना दबाव डाला कि रूस को ने मना किया। फिर नरसिम्हा राव ने कहा कि हम क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, और भारत ने, वो नरसिम्हा राव ने नहीं बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने वो क्रायोजेनिक इंजन बनाया उस वक्त, और उसका नतीजा है आज हम जा रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिकों के चांद पर जाएंगे, और ऊपर वाला सब कुछ ठीक ठाक रखे, वो लैंड करेगा, इस बार जरूर करेगा। ये सब हम सब दुआएं करनी चाहिए। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। देखिए मैडम, सत्यवीर भाई ने बताया जीरो टॉलरेंस की सरकार, वो हमने परसों देखी। मुख्यमंत्री जब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे, तो वहां अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार था कि दाखिल खारिज में लोगों की जगहों के नाम ही बदल दिए, लोगों के नाम बदल दिए। तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में हुआ है। पेपर लीक जीरो टॉलरेंस की सरकार में हुआ है। विधानसभा भर्ती घोटाला जीरो टॉलरेंस की सरकार में हुआ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। और कल को जो इन्होंने चिंतन शिविर अपना ये करा था, इन्होंने जो स्वास्थ्य चिंतन शिविर किया, वाकई उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो पाते, स्ट्रेचर तक नहीं है। तो इनको इतने लोगों को बुला के उनकी मेहमानदारी करने का जो मौका मिला, ये सिर्फ यही था, ना कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर में इन्होंने राज्य की जनता के लिए कुछ सोचा। ठीक है, तनुली जी, फाइनल कमेंट है शॉर्ट में। देखिए, जो आज का आपका टॉपिक था पुल गिरना और पुल का खनन, जब तक मुख्यमंत्री इस सोच के व्यक्ति होंगे जो अपने भाषणों में बोलेंगे मैं किसी की चोरी नहीं रोकता, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, तो यही आएगा। और जब तक सीएम के कार्यालय से खनन माफियाओं के ट्रक वगैरह छोड़ने की बात होगी, डंपर छोड़ने की बात होगी, तो प्रदेश में ऐसे हादसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि क्या कार्रवाई होगी, क्या आश्वासन देंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो भी उनके पास रिपोर्ट आएगी, उस पर उन्होंने कभी भी इस प्रकार से फाइल दबाने का काम नहीं किया जिसमें अन्य सरकारों में दबाने का काम होता था। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है, मलिन बस्तियों तक का उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, और 265 से अधिक जाने निःशुल्क हो रही है। और इवन यही नहीं, हमारे समय पे 3-3 मेडिकल कॉलेज बने हैं, चाहे आपका अल्मोड़ा हो गया, श्रीनगर हो गया, हरिद्वार हो गया। अब इनको ये सब नहीं दिखता, अपने कालखंड में इन्होंने किया ही नहीं है। अब क्या करें, वही है ना कि वही है ना कि भाई वो क्या कहते हैं कि मेंढकों को कभी तोल नहीं सकते हैं, वैसे ही जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी बातों को कैसे तोल सकते हो आप? वही स्थिति है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा इसी मुद्दे पर की कि आखिर जांच से क्या सेफ्टी हो पाएगी, और अगर जांच हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि लगातार मंत्रियों से लेकर नेताओं से लेकर सब यही कहते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो पुल टूटा है उसकी जांच हो, और सिर्फ यही पुल नहीं बल्कि जो तमाम पुल जर्जर हालत में हैं उनका सही समय पर ऑडिट किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, ताकि आगे इस तरीके के हादसे जो हैं हमें देखने ना मिले। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।